अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुल्क डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एतराफ। कहते हैं हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। यहाँ आइन और कानून कॉम्प्रोमाइज होते रहते हैं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। IMF के पास नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। माशी सूरत हाल, अपोजिशन की तनकीद के बाद हुकूमत का भी इतराफ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के दिवालिया होने का इतराफ कर लिया। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे पास मौजूद वसाइल हैं मगर हम इस्तेफादा नहीं कर सकते। 33 साल हो गए, पार्लियामेंट में 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा है। कभी स्टैब्लिशमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों मुल्क रुस्वा हुआ। अगर किसी ने इस पर आवाज बुलंद की तो इसको जिलावतन कर दिया गया। ये दहशतगर्दी के कौन मौजूद हैं? कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया? किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई? वजीर दिफा का मजीद कहना था कि हमारे मुल्क में आइन और कानून पर समझौता किया जाता है। 1.5 साल पहले दहशतगर्दों को कौन पाकिस्तान में दोबारा लाया? हमें खुद एहतसाबी की जरूरत है। चंद हजार अफराद के लिए करोड़ों अवाम ख्वार है। अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। अवाम बिजली का बिल और बच्चों की फीस नहीं दे सकते। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज और स्टाफ सतह पर माहिदे के मुसव्वदे पर असूली इत्तेफाक हो गया। आइंदा हफ्ते माहिदे पर दस्तखत की तवक्को है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड माहिदे के 3 से 4 हफ्ते बाद $1.1 अरब किस्त की मंजूरी देगा। के ज़राए का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड जायज़ा मिशन की तरफ से इस्लाहात के तहत पाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है और पाकिस्तान की जानिब से IMF को वज़ीर आज़म की सतह पर इस्लाहात पर अमल दरामद की गारंटी फराहम की गई है। IMF के साथ 30 जून तक मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदाद के मसावी लाने पर भी इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक, आलमी इदारों और कमर्शल कर्ज के जरिए $10 अरब से जायद का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा IMF के साथ इस साल माशी शरह नमू 2% तक और महंगाई 29% से ज्यादा रहने का तखमीना तय हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारे भी मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की निगरानी करेंगे, जबकि जून 2023 तक $2.5 अरब मिलने के बाद IMF का कर्ज प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जरूरत हुई तो पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अगले माली साल के लिए नई दरखास्त देगा। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे के 3 से 4 हफ्ते बाद $1.1 अरब किस्त की मंजूरी देगा। तवक्को है कि पाकिस्तान की जानिब से IMF से स्पेशल बोर्ड मीटिंग बुलाने की दरखास्त की जाएगी। मुल्क की नाजुक मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी। एहसन इकबाल ने इस हवाले से स्पेशल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत भी लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि महंगी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी इस्तेमाल की जा सकती है। अवाम भी मुल्क को दरपेश मौली मुश्किलात का सामना करें। ब्रांडेड अशिया इस्तेमाल करने वालों पर भी महंगाई का कारीवार। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों ब्रांडेड अशिया के दाम बढ़ा दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। क्या क्या महंगा हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स हो गए महंगे फिर अब की बार। एकदम से दर्जनों ब्रांडेड अशिया की कीमतें बढ़ाकर अवाम को महंगाई का नया टीका लगा दिया गया। शैम्पू, साबुन, सर्फ, केचप, नूडल समेत दर्जनों अशिया महंगी कर दी गई। बिजलियां गिराते नोटिफिकेशन के मुताबिक साबुन 30 रुपए और हैंड वॉश की कीमत में 21 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। 1 किलो सर्फ 59 रुपए, टॉयलेट रोल 10 रुपए और टिश्यू पेपर का डब्बा 43 रुपए तक महंगा हो गया है। महंगाई ने बच्चों को भी ना बख्शा। बच्चों का खुश्क दूध 140 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। केचप और नूडल्स तो महंगी हुई ही हैं, अब बच्चों के डायपर्स खरीदना भी आसान नहीं रहा। कीमतें 350 तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बॉडी वॉश 400 मिलीग्राम 42 रुपए, चिली गार्लिक सॉस 50 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वाले शहरियों ने सर पकड़ लिया।
लाहौरियों को पेट्रोल महंगा होने का पहला झटका लग गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल महंगा होते ही लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो गई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। नए किरायों के मुताबिक लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2450 से बढ़ाकर 2550 रुपये कर दिया गया है। लाहौर से पिशावर का किराया 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद तक 1130 रुपये के बजाय 1180 हो गया है, जबकि सरगोदा का किराए में भी 50 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पिशावर में गोश्त की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। बड़ा गोश्त 800 रुपये किलो तक जा पहुंचा। पिशावर से वाजिद शहजाद की रिपोर्ट। यह है पिशावर की गोश्त मार्केट, जहां पर गोश्त की कीमतों में इजाफे के बायस गोश्त खाना भी आवाम की दस्तर से बाहर हो गया है। छोटा गोश्त 1500 से 1700 रुपए तक फरोख्त होने लगा, जबकि भैंस का गोश्त 800 से 900 रुपए तक फरोख्त होने लगा। गोश्त को छोड़ें, गोश्त 700-800 रुपए किलो यहाँ पे हमारे इधर बिक रहा है। तो गोश्त जो है तो बिल्कुल ही खाने से बाद, गोश्त छोड़ें दाल कोई नहीं खा सकता। तो बस ये सब कुछ हमें जो हुकूमत है उसकी गफलत है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि गोश्त की कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह महंगाई है। जानवर महंगा पड़ने की वजह से महंगे दामों गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। गोश्त हमें पीछे से महंगा पड़ रहा है। पहले ये ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, पहले जो पंजाब से माल आते थे तो उसके ऊपर किराया तो जो था वो कम था। अभी पेट्रोल की वजह से किराए बढ़ गए हैं तो वो भी हमारे ऊपर लोड आ गए। शहरियों का कहना है कि गोश्त खाना भी उनके लिए महाल हो गया है। मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ वाजिद शहजाद, सच न्यूज़, पिशावर। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते ही सब्जी और फ्रूट के निर्खों में भी इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं दुकानदार मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। मजीद जानते हैं शेराज खान की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मॉडल बाजार में सब्जी और फ्रूट की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत से गुजारिश है कि पेट्रोल की कीमत में कमी लाई जाए ताकि महंगाई में कमी हो सके। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है, कोई किसी किस्म का कंट्रोल कोई पूछने वाला नहीं है। तो जिस बंदे का दिल करता है, जैसे दिल करता है उस हिसाब से वो प्राइसेस बढ़ाता है। दुकानदार महंगाई का जिम्मेदार मंडी के ताजरों को करार देते हैं। कहते हैं सब्जी और फ्रूट मंडी से महंगे दामों मिल रहे हैं, हम महंगा बेचने पर मजबूर हैं। पीछे से जिस कदर महंगा उठाएंगे उस हिसाब से हम फरोख्त करने पे हम भी मजबूर हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि खुदारा पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना करें ताकि गरीब लोगों का जीना मुश्किल ना हो। माह रमजान की आमद में चंद दिन बाकी हैं और महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि माह रमजान से पहले महंगाई पर कंट्रोल करें और आवाम को खसूसी रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन शायान के साथ शिराज खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का इमरान खान की जेल भरो तहरीक की हिमायत का ऐलान। समान पार्क में होने वाली मुलाकात में साबिक वज़ीर आला पंजाब ने नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम पर भी तनकीद की। मुलाकात का अहवाल राना कामरान की रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने जमान पार्क में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। चौधरी परवेज लाही ने जेल बरो तहरीक में इमरान खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आला का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अपनी रवायत के मुताबिक अदलिया मुखालिफ मुहिम और इलेक्शन में तहरीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। हुक्मरान इस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अवाम ने खौफ के तमाम बुत तोड़ दिए हैं। कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। परवेज इलाही का मजीद कहना था कि हम PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रजा कराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी भी पेश करूंगा। मुल्क में इस वक्त इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाद हल है। राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। कारकुनों के हमरा साबिका रकीन कौमी सूबाई असेंबली का 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारियां देगा, जबकि गिरफ्तारियां न होने की सूरत में कारकुनान और अरकान असेंबली मुकर्ररा मकाम पर धरना देंगे। शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी को शाहराह कायद आजम लाहौर पर गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। 23 फरवरी को पिशावर, 24 को रावलपिंडी, 25 मुल्तान, 26 फरवरी को
गुजरांवाला के कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। 27 फरवरी को सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में रजाकाराना गिरफ्तारियां दी जाएंगी। 22 फरवरी को लाहौर में दी जाने वाली रजाकाराना गिरफ्तारी के लिए कारकुनान की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अरकान असेंबली के ग्रुप के हमरा गिरफ्तारी पेश करेंगे। ऐवान सदर को दोबारा साजिशों का गढ़ बनने नहीं देंगे। विफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, इलेक्शन कमीशन की आईनी खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ ना करें। इदारे सियासत से लातल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, इन्हें सियासत में घसीटना बंद किया जाए। You need to go and show yourself to a medical professional who will tell you that you are suffering from a mental disorder, and please don't play with the law and order of this country. इस मुल्क में इंतशार मत फैलाओ, इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी मत करो, फैलाओ। इस मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। इमरान नियाजी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ऐलान हो जाता है कि जी जेल भरो। आप एक तरफ कहते हैं कि जेल जाने से नहीं डरते, फिर जब आपको पता चलता है कि आपके जराइम जो हैं वो साबित हो गए हैं और आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आप रात को वावेला मचा के लोगों को इकट्ठा करते हैं। बमुश्किल 7 से 8 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन आप जो हैं वो जेल भी नहीं जाना चाहते। इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। सदर मुमलिकत की जानिब से ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर अफसोस और मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात के मामले पर सदर मुमलिकत के खत के अल्फाज पर एतराज उठा दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए खत में अल्फाज के इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है जो आइन और कानून पर अमल करता है। जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अदलिया के फैसलों का एहतराम और मिनौन अमल करता है। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। सदर मुमलिकत की जानिब से ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। इदारा अपनी आइनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहा है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी पहलू पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पीर को सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में मुलाकात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत को पंजाब और केपी के इंतखाब बारे आइनी और कानूनी पहलू बताएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर को फंड्स की कमी और सिक्योरिटी नाकाफी होने बारे भी आगाह करेंगे। मरियम नवाज पहले शोहर को ऑन बोर्ड करे, फिर वर्करों से खिताब करे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का मशवरा, कहा ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान को बचा सकती है। उनका एक ही एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो। आसिफ अली जरदारी चोरों और करप्टों का बादशाह है। मरियम साहबा, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये उन डाकुओं, चोरों और लुटेरों के जहाज इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है। क्योंकि आम जहाज में जाएंगे तो पीछे से आवाज लगेगी, चोर हुए चोर, जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। और जिस तेजी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नजर आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। आधा सामान इसलिए मैं छोड़ आया हूँ, मैंने 7.5 साल कैद काटी है कलाशनकोफ में, ख़त्म नबूवत में साल 2 साल काटी है, कोर्ट मार्शल काटा है, कोड़ों में से अल्लाह ने बचा लिया। मैंने कड़ियाँ वाला कत्ल केस काटा है, भोया असल काटा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि इनका ख्याल शायद ये शेख रशीद को जानते नहीं हैं। पहले मेरा ख्याल था अब मैं रिटायर हो जाऊँ, अब मैं छोड़ूँ, एक नाला लई बनाऊं और काम ख़त्म करूं। अब मैं इनको ख़त्म करूंगा, इनको ख़त्म करके दम लूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है, नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं, जो नई लीडरशिप आए उसे काम का मौका दिया जाए। 35 साल से नून लीग के साथ हूँ, यहाँ से घर ही जाऊंगा। नैब को ख़त्म किया जाए वरना हुकूमत नहीं चलेगी। जावेद इकबाल को जवाब इन बातों का देना पड़ेगा। मुझे उनका नाम लेते हुए कोई अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जब तक इस आदमी का एहतसाब नहीं होगा, जब नैब के हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं आएंगे तो मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। एक इदारा जिसकी बुनियाद ही ख़राब है, आप वहाँ फरिश्तों को बैठा दें, वो काम गलत ही करेंगे। मैं 35 साल से नून लीग के साथ हूँ, ये मेरी जमात है,
اور یہاں سے میں گھر ہی جاؤں گا. میں نے کبھی سیاست میں نہ کسی عامر کو قبول کیا ہے نہ کسی اور کو قبول کیا ہے. میرے لیڈر نواز شریف صاحب, میرے کوئی معاملات مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں, میری کوئی تحفظات نہیں ہیں, کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا تھا, 31 سال تک بغیر عہدے کے تھا. مجھے 2019 میں اپوزیشن میں یہ ذمہ داری پارٹی نے سونپی, میں نے نبھائی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ آئندہ چند روز میں بڑی گرفتاریاں ہوتے دیکھیں گے. عمران خان آرٹیکل 62 اور 63 سے بچنا چاہ رہے ہیں. عمران خان کو توشہ خانہ کا حساب دینا پڑے گا. یہ ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں ملک میں بیرونی سرمایہ کاری نہ آئے. ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا, ہم نے بچایا. پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں نے بر وقت فیصلے کیے. فرد واحد کے فیصلے کبھی نہیں چلتے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اور سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی. ایک اور آڈیو لیک. اب کی بار پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد اور سابق سی سی پی او لاہور کے درمیان ہونے والی گفتگو لیک ہو گئی. مبینہ آڈیو میں ڈاکٹر یاسمین سپریم کورٹ کے آرڈر سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں. نہیں وہ تو سپریم کورٹ سے آرڈر ہونے ہیں, وہ تو انشاءاللہ جیسے ہوں گے تو مل جائیں گے. ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. سابق سی سی پی او سے ڈاکٹر یاسمین راشد جج صاحبان کے دستخط شدہ ڈاک کا بھی ذکر کرتی ہیں. سی سی پی او کے جواب پر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک, خان صاحب اس حوالے سے بہت فکر مند ہیں. وہ ڈاک ساتھ جاتی ہے نا جج صاحبان, وہ سائن کرتے ہیں اس پہ. اچھا اچھا اچھا. تو کورٹ ٹائم پہ تو نہیں کرتے نا, تو کورٹ ٹائم کے بعد ہی کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ خان صاحب کافی کنسرن تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا مبینہ آڈیو میں مزید کہنا ہے کہ آج ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی. میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. غلام محمود ڈوگر نے کہا اللہ خیر کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کو فون کیا اور ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی درخواست کی ہے. ایم کیو ایم کے ذرائع کے مطابق خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی اور پنجاب کی سیاسی حالات میں فرق ہے. ایک فیصلہ دونوں جگہ کے لیے موزوں ہونا ضروری نہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پہلے ہی بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کر چکی ہے. ذرائع کے مطابق خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم کو رابطہ کمیٹی کے رائے کے بعد فیصلے سے آگاہ کرنے کا کہا. خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم کو جلد رابطہ کمیٹی کا مشاورتی اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرائی ہے. ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس شام 7 بجے طلب کر لیا گیا ہے. متحدہ پاکستان رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کا امکان ہے. خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ضمنی انتخابات اور موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا. پی ڈی ایم کی جانب سے انتخابات میں حصہ نہ لینے کی درخواست کی گئی تھی. متحدہ پاکستان ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے انتخابی مہم کا بھی آغاز کر رکھا ہے. ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ آج کے اجلاس میں کیا جائے گا. مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور انیس قائم خانی سمیت رابطہ کمیٹی میں شامل ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ کو عمران خان کی ضمانت کے فیصلے سے روکنے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے فیصلہ جاری کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کے مطابق عمران خان کو آئندہ سماعت پر اپنی تازہ میڈیکل رپورٹ پیش کرنا ہوگی. بینکنگ کورٹ دیگر شریک ملزمان کی درخواستوں پر کارروائی جاری رکھے. حکم نامے میں کہا گیا کہ عمران خان کے وکیل نے جو نکات اٹھائے وہ توجہ طلب ہے. وکیل نے بتایا کہ بینکنگ کورٹ نے استثناء کی درخواست مسترد کی. وکیل کے مطابق بینکنگ کورٹ کو یقین دہانی بھی کرائی گئی. آئندہ سماعت پر عمران خان پیش ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ طبی بنیادوں پر عمران خان نے ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواست کی تھی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلا نے ممنوعہ فنڈنگ کیس فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی عدالت میں جمع کرا دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کیس کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی گئی. بینکنگ کورٹ کی جج رکشندہ شاہین نے سماعت کی. سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے کاپی جمع کروائی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہے جو ترکیہ میں بدترین زلزلے کے بعد مدد کو پہنچا. انسانیت کی بھلائی سے بڑا کوئی کام نہیں. ہمیں یقین ہے ترک حکومت اور عوام جلد مشکل سے نکل جائیں گے.
तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जो तुर्किया में 21वीं सदी के बदतरीन जल्जले के बाद मदद को पहुंचा है। जल्जले के बाद सदर तैयब एर्दोगान को फोन करके ताज़ियत की और मदद की पेशकश की। Fraternity were like one family, and our hearts beat together. Even though you speak Turkish and we speak Urdu, but we understand what we are talking to each other. वजीर आजम ने कहा कि जितनी भी इमदाद की जाए कम है। हम अब तक 500 टन से ज्यादा इमदादी अशिया पहुंचा चुके हैं। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने एक एक माह की तनख्वाह तुर्क भाइयों के लिए अतिया की। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया तुर्किया ने हमारी मदद की। मुझे यकीन है कि तुर्क हुकूमत और अवाम जल्द मुश्किल से निकल आएंगे। पाकिस्तान में सर्दियों के खेमे तैयार करने वाली कंपनियों का हंगामी इजलास बुलाया है। हमारी तवज्जो सर्दियों के खेमे ज्यादा से ज्यादा तुर्किया भेजने पर है। आला मयार के सर्दियों के खेमे जल्द तैयार करके भेजेंगे। Whether it was earthquake of 2005 or floods in 2010 or floods last year in Pakistan, my brother President Tayyip Erdogan, his government, the people of Turkey, men and women, went the extra mile to help their brothers and sisters in Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि इंसानियत की भलाई से बड़ा कोई काम नहीं। सन 2010 के सैलाब के बाद सदर एर्दोगान ने दौरा किया, लाखों डॉलर इमदाद दी। बैनुल अक़वामी बरादरी को तुर्किया में बहाली और तामीर नौ के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जर्मनी में सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर वांग ई पोलिटर्पो से मुलाकात की है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली मुलाकात में इलाके में अमन इस्तेकाम को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन, सीपैक से दोनों मुल्कों को यकसा मौक़ों की फराहमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर करीबी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू की गई। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।